बिहार का करंट अफेयर्स आज 21 और 22 मई के न्यूज़पेपर का कलेक्शन लेकर के आए हूं, जो कि कई पेपरों का कलेक्शन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसे आखिर तक सुनिएगा और साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए हैं वो बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसको बताने से पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो भी मैं बताता हूँ, जो भी डिस्कशन करता हूँ, इसका MCQ हम अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में मैं डाल देता हूँ। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मैं दे देता हूँ। साथ ही साथ व्हाट्सएप का भी नंबर मैं दूंगा, ताकि इसमें जो भी जैसे कुछ इम्पोर्टेंट जैसे टॉपिक है, वो टॉपिक जैसे मान लिया कि ये जो मैं आज जो दे रहा हूँ वो पार्ट 1 है, आपको 21-22 का पार्ट 1, इसमें ज़्यादा कलेक्शन था जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका एक जो पार्ट होगा वो कल आएगा। तो उसमें जो भी चीज़ जो जैसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई टॉपिक होगा तो मैं उसका एक क्वेश्चन फॉर्मेट दूंगा, जो कि आप उसको लिख करके मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आप डाल सकते हैं। वो निःशुल्क होगा और मैं उसमें ज़्यादा तो नहीं चेक कर पाऊंगा, लेकिन कुछ लोग ही का ही चेक कर पाऊंगा। जिनका भी अगर 15 से 20 आ जाता है तो मैं उन लोगों का ही जो पहले आ जाएगा तो उनका मैं 15 से 20 क्वेश्चंस को मैं चेक करूंगा। और मैं करने के पीछे मेरा ये कारण है क्योंकि अभी जो है आपके पास मेंस के लिए बहुत टाइम है, तो और अभी पीटी के लिए भी आपके पास 30 सितंबर है, तो काफ़ी टाइम है। सिर्फ पीटी ही नहीं करे बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका तैयारी होना ज़रूरी है। और उसके अंतर्गत शॉर्ट अगर नोट्स को अभी से तैयार कर लेते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको एग्ज़ाम के लिए जो है आपको दिसंबर में मेंस का एग्ज़ाम होगा, जो कि कैलेंडर बता रहा है। तो आपको उस हिसाब से आपके पास 2 से ढाई महीने या 2 से सवा 2 महीने आपके पास समय बचेगा, तो आपको उस समय हड़बड़ी हो जाएगा। तो अभी से बना करके चलिएगा और अभी से ही आप बना करके और हमसे चेक करवा सकते हैं। और आपको देखिएगा कि आप इसी बहाने कई आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी, जिसको मैं इंडिकेट कर दूंगा, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो भी मैं बताता हूँ सिर्फ 69वीं बीपीएससी के पीटी के लिए ही नहीं बल्कि मेंस को भी मैं कोट कर रहा हूं। और ये पिछले मैं मार्च से जो भी डाल रहा हूं वीडियो, सब में मैं ये कोट कर रहा हूं कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है और कहां पे क्वेश्चन बन सकता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी नोट डाउन मैं उसको भी इंडिकेट करता हूं, ताकि आपको वो फायदा हो सके और आपका माइंड भी उस तरफ जा सके। और मैं कोशिश करूंगा कि इस बार जो भी इसमें जैसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, शॉर्ट नोट्स के लायक जो टॉपिक होगा, उसका मैं PDF आपको दे दूं। अकॉर्डिंग टू किसी ने हमें कमेंट में कहा था कि हमको PDF भी इसका मांग रहे थे, तो मैं वो वैसे टॉपिक्स का मैं आपको दूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपको ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसका आपको डिटेल्स में जानना भी ज़रूरी है। तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड कर दूं PDF के माध्यम से। मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दिया करूंगा ताकि आप उससे भी आपको फ़ायदा हो। चलिए हम लोग आते हैं अब टॉपिक के ऊपर। पहला जो टॉपिक है, बाल हृदय योजना के बाद चलेगी बाल श्रवण योजना। अब देखिए, बाल हृदय योजना, इसको मैंने पहले भी आपको इस टॉपिक को आपको ये पढ़ाया हुआ है। ये कल वाले ये वीडियो में नहीं बल्कि काफ़ी दिन हो गया है। और ये बार बार देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है कि आपको बाल श्रम ये जो है बाल हृदय योजना जो है, आपको पहले भी इस पर हम लोगों ने चर्चा किया है और न्यूज़पेपर में आया हुआ है। तो होता क्या है कि न्यूज़पेपर को अगर शिद्दत से पढ़ते हैं, एक भी न्यूज़पेपर को आप शिद्दत से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, और रिपीट जब होंगी तो वो रिवीजन हो जाएगा। आपको होता क्या है कि अमूमन आप देखेंगे कि जैसे NCERT का पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट तो दिया रहता है, लेकिन उसका रिवीजन जो है, NCERT पढ़ रहे हैं या कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको याद रखना हो सकता है, कभी कभी आदमी इंसान भूल जाता है, लेकिन रिवीजन जो है आपको न्यूज़पेपर ही करवाता है। बहुत सारा ऐसा टर्म है जो कि आपको न्यूज़पेपर आपको ये रिवीजन करवाता है। उसी क्रम में मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको जो भी चीज़ रिपीट भी हो रहा है तो उस पर भी मैं इंडिकेट कर देता हूं कि मैंने ये पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो उसी क्रम में बाल हृदय योजना के बारे में मैं बताया हुआ हूं, जिसमें ये चीज़ है, कोई बच्चा जो शिशु जो जन्म लेता है और जन्म के बाद पता चलता है कि उसके हार्ट में, दिल में
छेद है तो छेद तो इसका जांच होता है, और जांच होने के बाद क्या है, बिहार सरकार क्या करती है कि वैसे बच्चों को जिनके हृदय में छेद है और वो गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो उसका सारा जो खर्चा होगा वो सब सारा चीज़ जो है बिहार सरकार उसके लिए हैदराबाद की कंपनी से आपको वो टैग किया हुआ है, ताकि आपको निःशुल्क यहाँ से एरोप्लेन से आपको ये फादर मदर और उस बच्चे को भेजती है बिहार सरकार, और वहाँ ट्रीटमेंट करवाती है निःशुल्क। उसी तरीके से अगला जो आया है वो बाल श्रम योजना। बाल श्रम योजना क्या है, तो बाल श्रम योजना में होता क्या है कि आपको सुनने की क्षमता जो है वो कम होती है, और सुनने की क्षमता जब कम होती है तो उसको समझने में, उसका समझने का अंडरस्टैंडिंग पावर भी प्रभावित होती है, समझने या बोलने का भी आपको जो है, आपको जो समझने का ये प्रभावित होता है। तो उसको भी बिहार सरकार ने क्या किया है कि आपको के उसके लिए जो गरीब जो हैं, जो गरीब हैं उनको निःशुल्क उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो इस करवाया जाएगा, सरकार करवाएगी। वो इस दौरान क्या होगा, तो कानपुर में ये ट्रीटमेंट जो है, जैसे वहाँ पर है बाल हृदय योजना आपको हैदराबाद में करवाया जाता है बिहार सरकार के जरिए, तो इसको कानपुर में करवाया जाएगा। आपको जो बाल श्रवण योजना है, जो सुनने में क्षमता जिसके कम है, तो इसके लिए क्या है कि आपको कानपुर में आपको एक सरकार ने समझौता किया है, आपको वो समझौता किया है आपको मेहरोत्रा फाउंडेशन है, मेहरोत्रा फाउंडेशन के साथ उन्होंने समझौता करके कि उसके वो दोनों के ये मेहरोत्रा फाउंडेशन और बिहार सरकार और दोनों जो है उस बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए अपना सहभागिता करेगा। तो आइए चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके डाटा के ऊपर। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की सुविधा की दी जाएगी, बजट में घोषणा हो चुकी है। ये जो बजट जो चालू वित्तीय वर्ष जो था आपको 2023-24 का जो बजट आया था, तो उसमें ये घोषणा बिहार सरकार ने कर रखा था। तो आपको ये जो है आपको कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की सुविधा दी जाएगी, ठीक है। अब बच्चों की पहचान के बाद इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में ऐसे बच्चों की फाइनल जांच होगी, यानी कि आयुर्विज्ञान संस्थान जो है वहां पर पहले फाइनल जांच होगा बिहार में, और वहां पर जांच होने के बाद फिर उसके बाद उसको भेजा जाएगा आपको कानपुर में ट्रीटमेंट के लिए। तो आपको यहाँ पे उसके बाद बच्चे को कानपुर भेजा जाएगा, और मेहरोत्रा फाउंडेशन से सरकार का करार हुआ है। यानी कि इसमें 2-3 डाटा है जो कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट होगा, तो आप बिहार सरकार के जरिए जिस तरीके से आपको ये स्वास्थ्य से संबंधित बच्चों के इलाज के लिए जिस तरीके से ये किया जा रहा है, आपको जो हेल्प हो रहा है या योजनाएं जो ला रही है, तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित हो जाएगा। तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसा कि 67वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन स्वास्थ्य से संबंधित आया है कि बिहार सरकार के जरिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्यों स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार सरकार पिछड़ी हुई है। तो ये क्वेश्चन 67वीं के मेंस में आया था। तो आप ऐसा ना समझे कि ये हो सकता है दूसरे रूप में क्वेश्चन आए और जहां इस डाटा को पुट करना पड़े। तो हम लोगों ने पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो इसमें से कितने डाटा निकल के आ रहे हैं। एक तो आपको बाल श्रवण योजना क्या है, तो सुनने की क्षमता जिस बच्चे की कम होती है उससे संबंधित है, उसके इलाज के लिए संबंधित है। दूसरा है कि बिहार सरकार जो है अपने बजट जो 2023-24 में इसका घोषणा की हुई थी। तीसरा है कि आपको ये बिहार सरकार जो है ये इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में पहले फाइनल जाँच होगा, फिर उसके बाद कानपुर भेजेगा। तो कानपुर भी याद रखना है, आयुर्विज्ञान संस्थान में जांच होगी, फाइनल जांच होगी, उसको भी याद रखना है। और फिर उसके बाद आपको मेहरोत्रा जो फाउंडेशन है जिसके साथ बिहार सरकार का समझौता हुआ है, तो जो दोनों मिल करके ये इलाज करेगी। तो आपको इतने फैक्ट इसके अंतर्गत आ गए। मेरा ये समझाना अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से क्या होता है कि मुझे एनर्जी मिलती है और मुझे लगता है कि हाँ कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, और फिर उससे और भी हमको इम्प्रूव करने का भी हमारे अंदर प्रेरणा होती है। चलिए अगला टॉपिक पे आते हैं। विरासत वृक्षों में सबसे समृद्ध पूर्वी चंपारण। विरासत वृक्षों में सबसे समृद्ध पूर्वी चंपारण। पहले हम लोग ये जानेंगे, ये टॉपिक जो है ये आपको न्यूज़पेपर का जो टॉपिक ऐसे ही था, उसको शॉर्ट करके लिखा हूँ, थोड़ा बड़ा था लेकिन शॉर्ट करके लिखा हूँ। तो विरासत वृक्षों में सबसे समृद्ध है पूर्वी चंपारण। अब हम लोग पहले समझेंगे कि विरासत वृक्ष की चर्चा क्यों हुई है। तो आप जान रहे हैं कि आज 23 तारीख है, 23 मई है, तो आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष है, दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये 23 मई को मनाया जाता है।
तो उसके उपलक्ष्य में कल ही पेपर में ये न्यूज़ आया हुआ था कि विरासत वृक्ष जो कि जैव विविधता, जैसे बिहार सरकार जो है, बिहार राज्य जैव विविधता जो एक ये है बिहार राज्य जैव विविधता परिषद की वार्षिक रिपोर्ट आई, ठीक है। उस रिपोर्ट के अंतर्गत जो बिहार सरकार भी जैव विविधता से संबंधित आपको क्या कर रही है कि आपको उसके लिए प्रयास कर रही है। अब जैव विविधता अगर देखा जाए तो ये किससे संबंधित हो जाता है, तो जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से न केवल परेशान विश्व है बल्कि भारत भी है और बिहार भी है। तो कैसे चेन बन रहा है, जैसे भारत सरकार भी जैव विविधता से संबंधित बहुत कुछ योजनाएं ला रही हैं, बिहार सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे हम कैसे लड़ें और कैसे उसके लिए हम योजना लाएं ताकि लोगों को उससे फायदा हो। अब यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा सा बात कर ले विरासत वृक्ष, ठीक है। विरासत वृक्ष का अर्थ ये हुआ कि आपको वैसा वृक्ष जो कि 50 साल या उससे ऊपर का वृक्ष हो, साथ ही साथ वो दुर्लभ प्रजाति का वृक्ष हो और सौंदर्यकरण हो और सांस्कृतिक उसका कोई पक्ष हो, उसी को बोलते हैं आपको विरासत वृक्ष बोलते हैं। विरासत मतलब एक विशाल सा पेड़ जो दुर्लभ प्रजाति का हो और वो 50 वर्ष से ऊपर का हो और बहुत ही बड़ा हो, तो वैसे वृक्ष को, और जो सौंदर्यता भी प्रदान करता हो और सांस्कृतिक से उसका वो सरोकार हो, तो वैसे वृक्ष को क्या कहते हैं, आपको विरासत वृक्ष के अंतर्गत रखा जाता है। और अब आ जाते हैं जैव विविधता की बातें हुई है, तो जैव विविधता के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी जान ले, इससे भी मेंस में क्वेश्चंस बनते हैं। और बिहार सरकार जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत जो काम कर रही है उसको भी हम लोग देखेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें भी आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित बातें की गई हैं। तो वहां से भी इंटरलिंक करके आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चंस को मजबूत बना सकते हैं, उसको इंटरलिंक करके। उसको हम लोग जब लिखने की जो प्रैक्टिस करेंगे उस समय उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ आइडिया दे रहा हूं कि ये कैसे इंटरलिंक होगा इंटरनेशनल लेवल में, भारत के लेवल में और बिहार के लेवल में। तो आप ये भी जान रहे हैं कि अभी जो 68वीं का जो मेंस हुआ था उसमें कई क्वेश्चंस, जो मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चंस में 3 जो है बिहार से ही, एकदम प्योर बिहार का ही ये था, बिहार से रिलेटेड ही क्वेश्चंस मेंस में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे गए थे। तो आपको यहाँ पर वो सब चीजें जो है वो काम आएगी। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको इंटरनेशनल मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का भी कुछ भी बातें होंगी तो उसको भी कोट करेंगे, तो आपका आंसर जो है बहुत बढ़िया बनेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग जो बातें कर रहे थे कि जैव विविधता के बारे में, तो जैव विविधता जो है वो उसमें क्या है कि जैसे बहुत सारी विविधता, यानी कि पौधे के स्तर पे विविधता हो, चाहे आपको जानवर के स्तर पे विविधता हो, चाहे आपको सूक्ष्म जो जीवाणु है उसके जैसे कवक है, ये सब है, इन सब की भी विविधता हो और जो कि एक दूसरे को संतुलन बना करके रखते हो, वैसे पारिस्थितिक तंत्र को जो है आपको जैव विविधता बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, जिसमें कि सब एक दूसरे से संतुलन बनाए रखने के लिए आपको एक जालनुमा बन गया, तो उसी को जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और उसी में ही बिहार सरकार ने कई ऐसे जो विरासत वृक्ष है, तो विरासत वृक्ष का क्या हुआ है कि इसका जो रिपोर्ट बिहार सरकार ने, जो बिहार सरकार की जो ये संस्था है बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद, तो उसके अंतर्गत आपको जो है वैसे काउंट किया गया है, तो जिसमें सबसे ज्यादा जो है आपको जो विरासत वृक्ष जो मिले हैं, आपको वो मिले हैं नंबर 1 पे पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में आपको सबसे ज्यादा मिले हैं और उसकी संख्या, विरासत वृक्षों की संख्या सबसे ज्यादा पूर्वी चंपारण में, दूसरा बक्सर में और तीसरा जमुई में है। तो हम लोग इसको क्या, पहला क्या है, सब विरासत वृक्ष बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ है, पूर्वी चंपारण में, दूसरा कहाँ है, बक्सर में, और तीसरा कहाँ है, जमुई में। हम लोग यहीं पे रट लेंगे, यहीं पे इतना ये हो जाएगा कि जब मैं MCQ इसका दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो देखिएगा आप कितना फटाफट कर लेंगे। और कुछ लोग हमसे इसका आंसर भी बोले कि उसी में टिक लगा लीजिए, तो ये गलत हो जाएगा। आप इसी वीडियो को अच्छे तरीके से 2-3 बार देख लेंगे। आप अगर आपको जैसे लगता है कि फास्ट ही करके देख लीजिए, लेकिन देखिए जरूर। देखने से आपको क्या होता है कि मैं कितनी बातें जो है एक्स्ट्रा भी बता रहा हूं, इस पे जो लिखा हुआ है और उससे एक्स्ट्रा भी बताता हूं, और उसको भी नोट डाउन कीजिए तो आपको फायदा होगा।
तो यहाँ पर अगला पॉइंट है कि बिहार में जैव विविधता संरक्षण के लिए बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने पंचायत व नगर निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति बनाकर काम कर रही है। समितियों की संख्या पूरे प्रदेश में 5101 है। मतलब कि बिहार सरकार जो है पंचायत नगर निकाय और पंचायत के स्तर पर भी ये काम कर रही है। इस एक समिति बना करके, कौन सी समिति है, तो जैव विविधता प्रबंधन समिति बना करके काम कर रही है, जिससे कि क्या होगा कि जैव विविधता का संरक्षण हो, बिहार में जैव विविधता का संरक्षण हो सके। तो उसके अंतर्गत अब यहाँ पर जो है ये मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फैक्ट निकल करके आ रहा है। एक पहला फैक्ट क्या निकल के आ रहा है कि 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष हो गया। दूसरा फैक्ट निकल के आ रहा है कि बिहार राज्य जैव विविधता परिषद जिसके अंतर्गत रिपोर्ट जारी किया जाता है। तीसरा है कि आपको विरासत वृक्ष जो है जो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण में है, और दूसरा है आपको बक्सर में, और तीसरा है जमुई में। तो इसको हम लोग याद करेंगे और फिर इन सब को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक समिति बनी है जिसको जैव विविधता प्रबंधन समिति कहते हैं। और पूरे टोटल जो ये किया गया है, समितियों की संख्या जो है 9101 है, मतलब कि 9101 है। तो आपको ये इतने सारे इसमें फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक है पंडित राजकुमार शुक्ल की 94वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को गांधी स्मारक संस्थान में श्रद्धांजलि दी गई। तो पंडित राजकुमार शुक्ल के बारे में थोड़ा सा जान ले। आप ये चीज जानते हैं कि पंडित राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी से लखनऊ में 1916 में जाकर के मिले और अपने यहाँ यानी कि चंपारण में वहां पर आपको नील की खेती के अंतर्गत जो अंग्रेज शोषण कर रहे थे, तिनकठिया पद्धति जो लागू थी, तो उसमें शोषण जो कर रहे थे उस बात से आपको गांधी जी को लखनऊ में परिचित करवाया गया, मतलब कि राजकुमार शुक्ल के जरिए, और उनको बोला गया कि बोले कि आप हमारे यहाँ आकर के इस मसले को सॉल्व कीजिए। तो फिर गांधी जी तब उसके बाद जो है उस समय उतने जल्दी से तुरंत नहीं सुने, उस पर विचार किए। फिर उसके बाद वो कैलकाटा गए हुए थे, तो कैलकाटा से फिर आपको पटना, फिर पटना से आकर मुजफ्फरपुर आए, मुजफ्फरपुर चंपारण गए और वहां पर जाकर के आपको चंपारण सत्याग्रह, जो कि आपको भारत में सबसे पहला जो सत्याग्रह उनका है चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ, तो उसके लिए पंडित राजकुमार शुक्ल को उनको क्रेडिट जाता है। और उनकी 94वां जो है पुण्यतिथि हुई। उनका जन्म जो हुआ था आपको मुरली भरवा में हुआ था, और उनका मृत्यु जो हुआ मोतिहारी में हुआ है। तो इनका ये फैक्ट जो है वो याद रखिएगा कि आपको 1916 में जो है आपको लखनऊ के अधिवेशन में जो है राजकुमार शुक्ल गए हुए थे, वहां पर उनको अपने समस्या से अवगत कराया। फिर उसके बाद उन्होंने सुना, फिर कुछ दिनों के बाद फिर वो कैलकाटा गए, कैलकाटा से फिर वहां आए हैं आपको पटना, फिर मुजफ्फरपुर, और फिर उसके बाद 1917 का सत्याग्रह, जिसको पूरी तरीके से जिसको बोलते हैं कि इस सत्याग्रह जो है बातें जो है महात्मा गांधी ने मनवा ली अपनी बातें। चलिए अगला टॉपिक हम लोग आते हैं, जंगलों में औषधीय पौधे की खोज ड्रोन से होगी। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा, मतलब कि पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन के द्वारा जो है ये विभाग के जरिए आपको क्या होगा कि औषधीय जो पौधा है, जो जंगलों में औषधीय पौधा को ड्रोन से उसको ढूंढा जाएगा, औषधीय पौधा को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा ऐसा है बिहार में जहां औषधीय पौधा मिलते हैं, जैसे राजगीर वाला इलाका है, वहां पर तो औषधीय पौधा है ही, राजगीर में गया है। फिर उसके बाद आपको कुछ पहाड़ी का इलाका जैसे कैमूर में है, नवादा में है, तो ये सब जगह पे, और जमुई में है, तो ये सब जगहों पे क्या है कि ड्रोन से उसका खोज किया जाएगा कि औषधीय पौधा कहाँ है। और इसकी शुरुआत जो है जुलाई में और इसके लिए जो औषधीय निर्माण का केंद्र जो बनाया गया है वो पटना में बनाया गया है। तो इससे संबंधित कुछ डाटा और जान लें कि आपको पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा ये खोज ड्रोन के जरिए खोज किया जा रहा है, और इसकी शुरुआत जुलाई में कैमूर से की जाएगी। जैसा कि हमने अभी बताया कहाँ से की जाएगी, तो कैमूर से इसकी स्टार्ट होगी, जुलाई में कैमूर से स्टार्ट होगा औषधीय पौधों को ढूंढने का। और फिर उसके बाद पटना में औषधीय पार्क का निर्माण करवाया गया है,
यानी कि पटना में औषधीय पार्क का निर्माण करवाया गया है। तो आप एक चीज जान लीजिए कि ड्रोन से किया जाएगा, यानी कि साइंस टेक का ये पार्ट हो गया मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि औषधीय पौधों का जो खोज होगा वो ड्रोन के माध्यम से होगा, और जो विभाग करवाएगा वो वन एवं पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग के जरिए किया जाएगा। तो इससे हम एमसीक्यू जो बनाएंगे आपको डिफरेंट टाइप से बनाएंगे, और आप लोग देख रहे होंगे जो भी मैं देता हूं उसका डिफरेंट टाइप से आपको एमसीक्यू बना करके देता हूं। तो आपको इसमें कौन सा पॉइंट आ गया, तो इसमें जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पटना में औषधीय पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, नहीं सॉरी किया गया है, कि पटना में औषधीय पार्क का निर्माण किया गया है। और आपको इसकी शुरुआत कहां से होगी, जुलाई में कैमूर से होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक आ जाते हैं, देश के 75 कृषि उद्यमियों एवं अन्वेषकों में बिहार से किसान चाची, ठीक है। अगला टॉपिक जो है आपको अगला टॉपिक हो गया कि देश के 75 कृषि उद्यमियों एवं अन्वेषकों में बिहार से किसान चाची। देखिए ये जो है आपको कृषि उद्यमियों एवं अन्वेषकों में, यानी कि आपको नीति आयोग के जरिए जो है एक सूची जारी की गई। उस सूची के अंतर्गत क्या है कि जैसे कि हर राज्य में क्या है कि कुछ लोग जो है पर्सनली निजी तौर पर कोई भी उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो उसमें जैसे किसान चाची जो है जिनका नाम है राजकुमारी देवी, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, तो उनको जो है बिहार से सिलेक्शन हुआ है एक सिर्फ, जबकि हमारे बिहार में जो है कृषि प्रधान आपको राज्य है, और पूरे कृषि प्रधान राज्य में सिर्फ एक किसान चाची का ही आपको सिलेक्शन हुआ है। नीति आयोग के जो 75 जो कृषि उद्यमियों और अन्वेषकों जो खोज करने वाले या कृषि उद्यमियों जो कृषि से संबंधित कोई भी उद्योग स्थापित किया, जैसे आम से अचार बनाने की स्थापना जो है आपको 2015 में 16 जुलाई 2015 में आपको किसान चाची ने सरैया मतलब मुजफ्फरपुर जहाँ का मैं हूँ, मुजफ्फरपुर के सरैयागंज में आपको उन्होंने वो अचार का दुकान खोला और धीरे धीरे उसको बहुत बढ़ाया। उन्होंने स्टार्टअप शुरुआत जो किया है 2015 से किया है, आपको 16 जुलाई 2015 से किया है, तो उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। और बहुत सारे जो भी पूरे देश से जो सिलेक्शन हुआ है कृषि उद्यमी और अन्वेषकों में, उसमें 75 जो टोटल था नीति आयोग के जरिए, तो उसमें किसान चाची भी। चलिए थोड़ा फैक्ट के ऊपर आ जाते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सूची में सिर्फ किसान चाची राजकुमारी देवी पद्मश्री को बिहार से जगह मिला। तो और इसमें जो है कंपेडियन ऑफ 75 एग्री इंटरप्रेन्योर एवं इनोवेटर्स नामक पुस्तिका को नीति आयोग ने फरवरी 2023 में लॉन्च किया है। देखिए इसमें 2-3 डाटा है जो कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे, तो आप ये जान के बिहार में उद्योग से संबंधित जो है बिहार राज्य के जरिए तो आपको सहयोग दिया ही जा रहा है, स्टार्टअप शुरू किया ही जा रहा है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है कि स्टार्टअप के लिए किस तरीके से बी हब बनाया जा रहा है। हम लोगों ने पिछला वीडियो में पढ़ा है, बी हब यानी बिजनेस हब बनाया जा रहा है। और उसी क्रम में उद्यमियों को अब नीति आयोग ने सूची जो जारी की, तो आपको बिहार से कम आया तो सही, यानी कि बिहार के आपको जो अन्वेषण या कृषि उद्यमी के रूप में आपको राजकुमारी देवी को लिया तो गया, पॉजिटिव सकारात्मक ये है। तो आप इसको जो है किसी उद्योग वाले में जिस तरीके से बिहार में उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और निजी तौर पर लोग इसमें सहभागी कर रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं बिहार में, तो आप वहां पर इनको भी कोट कर सकते हैं कि भाई सूची में, नीति आयोग के सूची में बिहार से भी उद्यमी आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा क्या, तो नीति आयोग के जरिए किया गया है 75 कृषि उद्यमियों एवं अन्वेषकों में बिहार को नीति आयोग ने जारी किया रिपोर्ट। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि जो है कंपेडियन ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एवं इनोवेटर्स नामक पुस्तिका को नीति आयोग ने फरवरी 2023 में लॉन्च किया है। तो ये आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आपको सबका मिलेगा, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल में। अब अगला टॉपिक आ जाते हैं यूडायस। 7756 शिक्षक शक के घेरे में। यूडायस जो है, यूडायस एक जो है
आपको क्या है, तो ये यूडाइस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यूडाइस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे जैसे हमारे बिहार में जो भी शिक्षक हैं सबका डाटा यहाँ पर, सबका आधार कार्ड से ये लिंक है यूडाइस, और उससे लिंक है तो सारा रिपोर्ट जो है बिहार सरकार के पास वो रहता है। यूडाइस के माध्यम से ही क्या होता है कि आपको जो बजट जो बनता है तो ये यूडाइस का इंफॉर्मेशन के हमारे यहाँ कितने शिक्षक हैं और किस वर्ग के स्टूडेंट हैं, ये यूडाइस में वो आपको स्टोर है, और उसको जब खंगाला जाता है तो फिर पता चलता है कि इतने सारे हैं। तो उसमें क्या हुआ, ये शक वाला जो शिक्षक शक के घेरे में, तो क्या हुआ है कि एक आधार कार्ड पे कई शिक्षक यानी 2 से अधिक शिक्षक जो है एक आधार कार्ड नंबर पे ही आपको इनरोल्ड हैं। तो ये आपको यूडाइस में जब उसमें सर्च किया गया तो ऐसा पता चला, यानी कि जो बजट बनता है तो कई टीचरों का बन गया, जहां 5 टीचरों का बनना था तो एक आधार कार्ड पे कई है, तो सबका बजट सबको देख करके ही बजट बनता है। और फिर किस वर्ग का स्टूडेंट है और किस वर्ग का, जैसे अल्पसंख्यक वर्ग हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इसके लिए बिहार सरकार योजनाएं, जब तक यूडाइस में सारा आंकड़ा जब शो किया जाता है तभी उसके बाद बजट बनता है। तो ये यूडाइस जो है आपको क्या हो गया, तो यूडाइस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली है। एकीकृत जिला सूचना प्रणाली है मतलब कि आपको ये इसमें क्या है कि कुछ यूनिक नंबर दिया जाता है, 11 डिजिट का है। हर 2 नंबर जो है, जैसे 2 नंबर उस जिले का है, पकड़ा जाएगा कि उस जिले का ये नंबर से उस जिले का है, उस जिले के आपको किस ब्लॉक का है वो 2 और जो डिजिट है उससे पता चलेगा, उसमें और जो 2 डिजिट है तो वो किस स्कूल का टीचर है वो उसका पता चलेगा, और उस स्कूल में क्या क्या कौन सा सब्जेक्ट से क्या क्या पढ़ाई हो रहा है सारा डिजिट, उसी डिजिट से आपको वो सारा डाटा स्टोर रहता है। उस डिजिट के अकॉर्डिंग आप देखते जाते हैं कि ये बंदा जो है फलाने नाम का बंदा जो है आपको उस स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन उससे संबंधित एक ही आधार कार्ड से कई टीचरों का है नाम। तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पर हम लोग आते हैं अगला पॉइंट कि सबसे अधिक मतलब कि जो सबसे ज्यादा जो शक किया गया है कि कहाँ पर टीचर जो है घपला किया गया है, जहां पर वो प्रशासन या छोटे स्तर पे जहां पे घपला हुआ है, तो सबसे अधिक समस्तीपुर में हुआ है जो कि 1564 टीचर हैं जो शक के घेरे में है, और उसके बाद दरभंगा दूसरे नंबर पे आता है जो शक के घेरे में है। और जहां पर एक भी ये टीचर जो है शक के घेरे में नहीं है, कौन सा जिला है, तो औरंगाबाद और सुपौल में जो है कोई भी शिक्षक घेरे में नहीं है, क्योंकि वहां ईमानदारी से सारा जो है नियुक्ति हुई है, वहां पे ईमानदारी से कोई एक्स्ट्रा नहीं डाला गया है। तो वो औरंगा और सुपौल में है। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, और फिर सबसे अधिक समस्तीपुर में और उसके बाद दरभंगा में आपको लोग जो है इस टीचर जो है वो शक के घेरे में है। तो ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका यूडाइस का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यानी कि ये शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली है। ठीक है, और सबसे अधिक जो है समस्तीपुर में है और उसके बाद दरभंगा में, और जहां पर कोई शक के घेरे में टीचर नहीं है वो है औरंगाबाद और सुपौल में है। ठीक है, अब अगला हम लोग टॉपिक आ जाते हैं कि राज्य भर में मिट्टी के 6 लाख नमूनों की जांच होगी। तो राज्य भर में मिट्टी के 6 लाख नमूनों की जांच होगी, यानी कि किसान और कृषि के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रयास बिहार सरकार के जरिए किया जा रहा है कि ये अभी जो वित्तीय वर्ष यानी कि 23-24 में जो वित्तीय वर्ष है उसमें आपको बिहार सरकार ने अगले 3 वर्ष के लिए ये आपको ये किया है कि 3 वर्ष तक में पूरे जिले का 38 जिला का आपको मिट्टी का जो है नमूना का आपको जांच कर लिया जाएगा। तो उसी क्रम में क्या है कि आपको 38 जिलों में चालू वित्तीय वर्ष 23-24 से 6 लाख नमूनों की जांच किया जाएगा। 6 लाख, ठीक है, 23-24 में 6 लाख किया जाएगा, जिसका ये लक्ष्य रखा गया है। और ये मिट्टी की जांच जो करेगा वो विशेषज्ञ टीम करेगी। जांच करने के बाद बिहान ऐप या बिहार ऐप में आपको अपलोड कर दिया जाएगा कि फलाने मिट्टी के जांच के बाद ये पता चला है कि इसमें ये उर्वरक डाला जाएगा तो अच्छा रहेगा, ये फसल का उत्पादन किया जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो इससे क्या होगा कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, उपज बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी, और साथ ही साथ मिट्टी की सेहत का भी ध्यान रहेगा कि हाँ कि मिट्टी को कौन सा उर्वरक चाहिए।
तो उस वो चीज़ को करने के लिए जो है आपको बिहार सरकार ने क्या किया है कि किसान एवं बिहान ऐप से अपने खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य व उर्वरक की अनुशंसित मात्रा ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। ये विहान ऐप से किसान भी क्या करेंगे कि विहान ऐप से जो अपना मिट्टी जो दिए हुए हैं, जो मिट्टी का नमूना जो लेकर के जाएगी, जिस जिले का होगा, जिस प्रखंड का होगा, जिस गांव का होगा, उसका सारा रिकॉर्ड रहेगा आपको विहान ऐप या बिहार ऐप में, और वहां से किसान जो है कलेक्ट कर लेंगे। तो इसी क्रम में जो है सबसे ज्यादा जो है आपको मिट्टी के नमूने जो लिए गए हैं वो पूर्वी चंपारण से सबसे ज्यादा लिए गए हैं, और सबसे कम लिए गए हैं आपको शिवहर से लिए गए हैं। तो आपको पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक 24,000 नमूने लिए गए हैं, 24,000, और शिवहर में सबसे कम 12,000 नमूने लिए गए हैं। तो यानी कि ये किसान और कृषि से संबंधित मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीडीएफ उन सब चीजों का दे दूं जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा ये जो जितना भी जो मैंने जो समझा है, ये न केवल आपको 69वीं बीपीसीए के पीटी के लिए है, बल्कि बिहार बहाली जो बिहार शिक्षक बहाली का है उसमें भी ये काम आएगा, पीटी के लिए, दरोगा के लिए भी काम आएगा। तो सब लोग इसको देखें और आप इससे फायदा उठाएं, और साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।